मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि जब हम क्रोध और नकारात्मकता से भरे हों तब क्या बोलना है, शांत और चुप रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरिल सुखउकना। विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम। यात्रा दोनों देशों के संबंधों को देगी नया आयाम। भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना। एक्स पर पोस्ट में इजरायली बंधकों की रिहाई का किया स्वागत। रिहाई का श्रेय उनके परिवारों के साहस और राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रयासों को दिया। भारत ने पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। एक विशेष सत्र में बोले निशिकांत दुबे, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का सबसे बुरा उल्लंघन करने वाले देशों में से एक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा, युद्ध केवल सशस्त्र बलों द्वारा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र द्वारा लड़ा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को भी किया याद। बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध में निर्णय और समय का एक नया ढांचा किया तैयार। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक किया पूरा। राष्ट्रीय और राज्य के मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरिल सुखउकना सोमवार को भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर नागर विमानन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उनका स्वागत किया। मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगलवार यानी आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे। बैठक से पहले सुबह राष्ट्रपति उकना राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी जाने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शाम को राष्ट्रपति उकना से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उन्हें विश्वास है कि मंगलवार यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हमारी दोस्ती के अगले दशक के लिए एक दूरदर्शी दिशा निर्धारित करेगी। हम आपको बता दें कि आज शाम को उनका राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज उनसे अलग अलग मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति उकना 16 अक्टूबर को नई दिल्ली से अपने देश के लिए रवाना होंगे। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत और मंगोलिया के संबंधों को।
भारत ने गाजा युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी, उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प को एक श्रद्धांजलि है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शर्म अल शेख में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सह मेजबानी में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में निशिकांत दुबे ने बाल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की है। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सोमवार को अफगानिस्तान और भारत में स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाकर हमले करके संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा सांसद ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के CAC यानी बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का सबसे बुरा उल्लंघन करने वालों में से एक बताया और न केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के एक सत्र में बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर भारत का वक्तव्य देते हुए निशिकांत दुबे ने बाल हेल्पलाइन जैसी पहलों और बाल तस्करी से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों के माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को मान्यता देने के लिए सदस्य देशों का धन्यवाद भी दिया। शिष्टमंडल बाल अधिकारों के विषयों पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए जनादेश धारकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने भारत की महत्ता को स्वीकारा है। दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो CAC एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि CAC पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान ली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। युद्ध केवल सशस्त्र बलों द्वारा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र द्वारा लड़ा जाता है। CDS जनरल चौहान ने ये बात कही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध में निर्णय और समय का एक नया ढांचा तैयार किया है और जोर देकर कहा कि युद्ध केवल सशस्त्र बलों द्वारा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र द्वारा लड़ा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के समय राजनेता, राजनयिक और सैनिक सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए,
एक नया सामान्य चलन सामने आया है। बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते और भारत जैसा देश परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल चौहान ने भी इस बात की पुष्टि की। The more options you have, the variety in the options, the better it will be, because you will be able to maintain surprise. And the second aspect was the generation of confidence. This will stem from projecting the right capability of our forces vis-a-vis that of the adversary. In run-up to Op Sindoor, a number of options were projected to the government. Each particular option had an element of risk and a degree of success that it could achieve to attain that political objective for which the government wanted to use force. Each option was to provide a degree of political end state. The one which provided the highest element of that political goals also had the highest element of risk in it. In this case, Gurid ke Bhavalpur, the headquarters of Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, had an element of political and military risk. The government took that risk and thereafter gave us a free hand to execute these operations. I've spoken about the political authority and the military leadership, but between these two elements also lies a bureaucracy, which also includes diplomats. Their role is to galvanize the larger resources of the nation to fight that particular war, because after all, war is not fought only by the armed forces, it's a national enterprise, it's a national effort, and it is not fought by the military alone. भारत ने COP30 पूर्व बैठक में अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि COP30 को अनुकूलन का COP होना चाहिए और जलवायु प्रतिबद्धताओं को वास्तविक दुनिया की कार्रवाई में बदलने का आह्वान किया, जो लोगों के जीवन को सीधे तौर पर बेहतर बनाए। ब्राजीलिया में COP30 पूर्व मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नवंबर में ब्राजील के बेलेम में आयोजित होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन को एक मजबूत संकेत देना चाहिए कि बहुपक्षवाद वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आधारशिला बना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पेरिस समझौते को अपनाए जाने के एक दशक पूरे होने पर COP30 को एक दृढ़ राजनीतिक संदेश देना चाहिए कि बहुपक्षवाद वैश्विक जलवायु कार्रवाई की आधारशिला बना हुआ है। नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज UNTCC के प्रमुखों का एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। यह आयोजन विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले 32 देशों के सैन्य नेतृत्व को एक मंच पर लाने वाला एक बड़ा कूटनीतिक और सामरिक आयोजन होगा। सम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशंस जीन पियरे लाक्रोवा संबोधित करेंगे। इसके अलावा सम्मेलन में विभिन्न देशों के सेना प्रमुख और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख अपने विचार रखने वाले हैं। Peace is humanity's greatest pursuit. Since its inception, the United Nations has stood as a beacon of hope, striving to prevent conflict, protect the vulnerable, and build a better tomorrow. United Nations peacekeeping brings together nations, cultures, and forces, uniting them under one mission: peace. From monitoring ceasefires to protecting civilians, peacekeepers safeguard lives and restore dignity where conflict has torn it apart. Despite operational commitments at home, the Indian Army has been a steadfast contributor to global peace. Since 1950, India has participated in 53 of 72 UN peacekeeping missions, deploying nearly 300,000 soldiers, among the largest contributions by any nation. Today, over 5,000 Indian peacekeepers serve in 9 missions across the world.
including 5 infantry contingents, 11 specialist units, and 188 staff officers and military observers. India has also provided 16 force commanders, divisional commanders, and senior military advisors, shaping the UN's most critical operations. Whenever disaster has struck, Indian contingents have delivered food, water, shelter, and hope to displaced families. Indian medical teams have been a lifeline, conducting medical camps, surgeries, and specialized care for thousands every year. These efforts not only heal but establish sustainable healthcare systems in conflict zones. In rural and conflict-hit regions, Indian troops organize veterinary camps, saving thousands of livestock, protecting livelihoods, and building resilience for local communities. और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारियों की। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट का पहला रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग के सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले चरण में भाग लेने वाले सभी 18 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच पूरी करने के बाद रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का संचालन किया है। यह भी बताया गया कि रैंडमाइजेशन ईवीएम प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके किया गया और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसे देखा भी, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता उजागर हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुल 54,311 बैलेट यूनिट, 54,311 कंट्रोल यूनिट और 58,123 वीवीपीएटी मशीनें 121 विधानसभा क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से आवंटित की गई हैं, जिनमें पहले चरण के लिए 45,336 मतदान केंद्र शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा ने व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार कर ली है। भारत की यात्रा पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत और कनाडा के बीच संबंध पिछले कुछ महीनों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्र को बहाल करने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. This morning you have met the Prime Minister, you have heard from him personally about our vision of cooperation and how best to realize it. I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of secretary or deputy minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism, and we believe that that is the basis for a close, sustainable and long-term cooperative framework.
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने माना कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच एक मजबूत और लचीला भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध आवश्यक है। दोनों महत्वाकांक्षी सहयोग रोड मैप पर भी सहमत हो गए। Both sides, for our meeting today, have prepared an ambitious roadmap to advance our cooperation in various domains, including trade, investment, agriculture, science and technology, civil nuclear collaboration, AI, critical minerals, and energy. I'm glad that the two High Commissioners have assumed their responsibilities in our respective capitals. Our responsibility as foreign ministers is to shepherd the process of rebuilding our cooperation and to ensure that it delivers on the expectations of our prime ministers and the interests of our people. It means not only taking initiatives in our particular jurisdiction, but to monitor and integrate interactions across the entire breadth of the government. I look forward to doing so, working closely with you. Minister, India and Canada have a long tradition of being active in world affairs. We are members of the G20 and the Commonwealth. Our convergences in the Indo-Pacific are notable. We are strong proponents of effective multilateralism, climate action, and SDG Agenda 2030. We seek to de-risk the international economy today by forging strong partnerships of growing range and depth. बैठक में कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सुरक्षा मामलों में भारत के साथ प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर सहमत हैं। I want to first and foremost extend my appreciation to you for the conversation that you and I have had since I was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs on May 13th. Equally, Prime Minister Carney was pleased to welcome Prime Minister Modi to the G7 summit in Kananaskis, where they had a productive bilateral engagement, which very much informs the conversation that we are having here today. I want to suggest that the cooperation that we have seen from your side and certainly very welcome. And today we'll be discussing the India-Canada joint statement, which is comprehensive and covers a number of issues that will allow us to continue the work to elevate the bilateral relationship. I appreciate the words you spoke relating to the security dialogue, which while we elevate the relationship in areas of critical minerals, energy, AI, and climate, to name a few, will continue. The meeting that our officials had relating to security and law enforcement just a few weeks ago here was very productive, and that dialogue will continue. Both of our governments agree on the importance of those dialogues. Both of our governments agree on the importance of elevating the relationship going further. So this joint statement will discuss our mutual plans for re-engagement. It will inform Canadians and Indians alike that we are collectively committed to advancing this relationship now and in the long term, particularly when it comes to our mutual priorities in the Indo-Pacific. कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भारत यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिलेगी। ये यात्रा भारत कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देने के लिए जारी प्रयासों में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस साल जून में
G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि उस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद सार्थक बैठक की थी। जी हां, चलते हैं कुछ अन्य अपडेट्स की और वो है चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं सिंधिया बॉयज स्कूल के 128वें स्थापना दिवस पर आयोजित विहंगम सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण झलकियों के साथ। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।